अब हम सकट चौथ माता की कथा करेंगे। इसको तिलकुटी चौथ भी कहते हैं। तिलकुटी चौथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गणेश जी को तिलकुट का भोग लगता है। तिलकुट में तिल और गुड़ को कूट कर भोग बनाया जाता है, इसको तिलकुटा कहते हैं। ऐसे करके मैंने तिल और गुड़ को कूट के मिक्सी में भोग बना लिया है। इस तिलकुट को हाथ में लेके अब मैं गणेश जी की कथा हम कर चुके हैं। अब हम सकट चौथ माता की कथा करेंगे। सकट चौथ माता की कथा अपने पति, बच्चों, परिवार की सुख शांति के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सकट चौथ माता की कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी माई है, एक बुढ़िया माई होती है। बुढ़िया माई के एक बेटा होता है, तो वो बेटा होता है और बेटा खेतों में जाके काम करता है और बुढ़िया माई जो है सारा दिन बेटे का इंतजार करती है, खाना बनाती है, उसको खाना वाना खिलाती है, जैसा भी उसके होता है वैसे सब कुछ अपने बेटे के लिए करती है। तो उसका बेटा जब खेतों में काम करता है तो सब जने उसको बोलते हैं कि तू तो खेतों में काम करता है। उसकी जो चाचियाँ ताइयाँ होती हैं बेटे की, वो उसको भड़का देती हैं, कहती तू तो खेतों में काम करता है और तेरी माई तो गटका कर करके खाती है। वो कहता नहीं, ऐसे तो नहीं है, जब भी कुछ बनाती है मेरी मम्मी मेरे को दिए बिना तो नहीं खाती। कहती है ऐसे ही तुझे लगता है, वो रोज कुछ ना कुछ मस्त खाना बनाती है घर पे, और जब तू जाता है तो कह देती है अपने गरीब हैं, ये है वो है करके तेरे को अच्छा खाना नहीं देती। तो ऐसे ही वो एक दिन घर पे चादर तान के लेट जाता है, सोचता है अपनी माँ की परीक्षा लेती हूँ। उस दिन भी कोई व्रत और त्योहार होता है, वो थोड़ा बहुत भोग लगाती है और थोड़ा बहुत फिर बेटे के सामने रखती है, तो वो गुस्से हो जाता है। कहता मेरे सामने तो रोज सूखी से सूखी रोटी रखती है। कहती नहीं, ऐसा नहीं है, रोज सूखी रोटी नहीं रखती, जब भी कुछ बनाती है तब तो तेरे को देती हूँ, बाकी तो अपने जैसे है तेरे को पता ही है। कहता ना, मैं तो अब घर छोड़ के जाऊंगा, अब मैं तो रहूंगा ही नहीं घर में, क्योंकि तुमने मेरे को छुपाया है। अभी अपने पास है, पैसे भी हैं और तुम बनाते भी हो खाना, और लेकिन मुझे नहीं बताते अच्छा अच्छा खाना जब बनाते हो। फिर वो सोचती है कि अब तो इसको किसी ने भड़का दिया, रहेगा तो नहीं है घर पे, जाएगा तो सही। कहती जब जाएगा ही तो फिर चल ठीक है। उसने उसका तिलकुट्टे का ही व्रत होता है और वो तिलकुट्टा बना के बैठी होती है, तो उसको पोटली बांध के तिलकुट्टे की दे देती है। कहती है तिलकुट्टा तू अपने साथ ले जा, और जब भी तेरे को कहीं भी संकट लगे ये तिलकुट्टा अपने चारों ओर बिछा के बैठ जाना, और भूख लगे तो तिलकुट्टा खा भी लेना। इस तरह से उसको पोटली बांध के तिलकुट्टे की दे देती है। वो कहता ठीक है, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, और अपनी माँ के पैरें हाथ लगा के निकल लेता है घर से बाहर। घर से बाहर निकलता है, चलते चलते रात हो जाती है, जंगल आ जाता है। जंगल में फिर जंगली जानवर भी होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं। फिर सोचता है मेरे को नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, थोड़ा सा तिलकुट्टा खा के बाकी चारों तरफ तिलकुट्टा अपनी चारों तरफ लगा के बना के गोला, और लेट लेट जाता है। कहता चलो मैं सो जाता हूँ। सोता है सुबह, तो सारी रात बिल्कुल कोई जानवर उसको तंग नहीं करता, कोई सांप बिच्छू उसके आसपास भी नहीं आते, तिलकुट्टा होता है ना। तो फिर वो आगे चलने लग जाता है, सुबह उठ के वापस आगे चलने लग जाता है। आगे चलने लगता है तो वहाँ पे एक नदी में बड़ा उफान आया होता है। उस नदी को कोई पार नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा नदी में तूफान आ रखा होता है। फिर वो सोचता है अब क्या करूँ। फिर कहता है अपने तिलकुट्टा ही, मैं अपनी माँ ने कहा था तिलकुट्टा अपनी चारों तरफ बिछा लेना, अपने चारों तरफ तिलकुट्टा बिछा के, और नदी की तरफ खड़ा होता है तो नदी उसको रास्ता दे देती है, वो नदी पार कर लेता है। नदी पार कर लेता है और फिर ऐसे चलते चलते कई दिन चलते चलते एक दिन एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंच जाता है, उसके पास थोड़ा बहुत ही तिलकुट्टा बचता है। अब खाने पीने को भूख भी लग रही होती है उसको, तो उस नगर में घूमता फिरता देखता है एक बुढ़ी माई होती है, और उस बुढ़ी माई के घर में एक तरफ तो वो मालपुड़े बना रही होती है और दूसरी तरफ वो रो भी रही होती है। तो वो कहता ये कैसा आप कर रहे हो बुढ़ी माई, भी एक तरफ तो आप रो रहे हो और एक तरफ मालपुड़े बना रहे हो, खुशी और दुख दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। कहती भी खुशी की बात तो नहीं है कोई भी, बात तो ये भी इस नगर का जो राजा है ना वो पागल हो चुका है, और वो कहता कि मैं अपनी लड़की की शादी उसी से करूंगा जो कुम्हार के आवे में से जीवित बच के आएगा। और कहती है ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी उस कुम्हार के आवे में गया है वो मर जाता है, और फिर राजा की लड़की भी इसी चक्कर में कुंवारी बैठी है, और ना तो राजा लड़की की शादी करता है, और इस चक्कर में रोज ही एक लड़के की बारी लगती है। तो आज मेरे लड़के की बारी है, इसलिए मैं रो भी रही हूँ, और मालपुड़े मेरे बेटे को पसंद बहुत है, इसलिए मैं मालपुड़े भी बना रही हूँ। तो इसमें खुशी वाली बात तो कोई लगती नहीं, पर भेजना तो पड़ेगा, राजा का आदेश है, अपना बेटा हमको भेजना ही पड़ेगा। तो फिर वो कहता कि ऐसे करते हैं बुढ़ी माई, आप ना मेरे को भूख बहुत लग रही है, आप ये मालपुड़े मेरे को खिला दो, और जब राजा के हलकारे बुलाने आएंगे तो आप अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, उनको तो बंदा चाहिए, उनको क्या फर्क पड़ता है। और कहता मैं तो वैसे भी फालतू हूँ, मेरे को तो मेरी माँ ही प्यार नहीं करती, तो बाकियों से तो मैंने लेना ही क्या है। ठीक है, आज आपका बेटा बच जाएगा और मेरी बारी लग जाएगी। वो कहती चलो ठीक है। वो उसको मालपुड़े खिला देती है, और फिर वो मालपुड़े खा के थोड़ा सुस्ताने लग जाता है।
सुस्ताने लगता है, इतने में राजा के हलकारी बुलाने आ जाते हैं। फिर वो सोचती है भी हाय ऐसे कैसे इसको उठाऊं ना, ये भी तो किसी का बेटा है। फिर कहती है चलो, ऐसे जाके किचन में बर्तन से खड़काने लग जाती है। बर्तन से खड़कते हैं तो उसकी नींद खुल जाती है। कहता हाँ जी आगे बुढ़ी माई बुलाने के लिए, हाँ बेटा आगे। फिर वो उसको रोते हुए देखती भी है, भी ये भी तो किसी का बच्चा ही है, इसको कैसे भेज दूँ। कहते नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। और वो जाके उनके साथ कुमार के आमे में, राजा के जो हलकारे आते हैं उनके साथ चला जाता है और कुमार के आमे में जाके बैठ जाता है। तो फिर वो जला देते हैं उसको, आमा जलने लग जाता है। तो हर बार तो आमा जो होता है 7-8 दिन में पकता है, तो अब की बार जो आमा जलता है तो आमे 3 दिन में पक जाता है। 3 दिन में पक जाता है तो सारे जने सोचते हैं भी राजन तो कब से कर रहा था करतब, पता नहीं कितने लोग जला जला के मार डाले, अब की बार तो कोई भूत प्रेत बन के तभी ये काम हो गया। अभी जो 7-8 दिन की जगह 3 दिन में ही आमा पक गया। फिर वो जाके देखते हैं तो सामान हटाने लगते हैं, जैसे बर्तन रखे होते हैं ना कुम्हार के। तो वो कहता धीरे धीरे हटाना भैया, कहीं मेरे लग ना जाए, अंदर जिंदा आदमी है। सारे डर के भाग लेते हैं। कहते भैया अंदर कोई भूत प्रेत है भैया। कहना है हमें तो पहले ही लग रहा था भी राजा ने कोई सेटिंग मतलब गड़बड़ कर दी है, अब की बार तो कोई भूत प्रेत है इसके अंदर। और जैसे ही वो धीरे धीरे करके फिर वो निकालना तो पड़ता है, राजा का आदेश होता है, तो वो निकल आता है जीवित। सारे कहते भी तू जीवित कैसे बच गया, इतने तेज आंच पे तो कोई चीज जीवित नहीं बचती, आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, तू कैसे बच गया। कहता भी मेरे पास तो मेरी माँ का दिया हुआ ये तिलकुट्टा था और ये मैंने बिछा लिया, अपने चारों तरफ बिछा लिया, इसने मेरी रक्षा की है, मेरी तो तिलकुट माता ने रक्षा करी है। ऐसे कह के फिर राजा बड़ा खुश हो जाता है भी चलो अपनी शर्त पूरी होगी, जो कुमार के आवे से जिंदा बच गया उससे अपनी राजकुमारी की शादी कर देता है। फिर वो पूछते हैं भी तेरा कोई है, कहता ना मेरा तो कोई नहीं है दुनिया में, मैं अकेला ही हूँ। फिर ऐसे करके राजा कहता चलो कोई बात नहीं, अपने क्या कमियाँ, यहीं रह जा। वहाँ पे रख लेता है अपनी राजकुमारी से। राजा बहुत प्यार करता है, दोनों पति पत्नी रहने लग जाते हैं। एक दिन ऐसे ही घूम रहे होते हैं शाम को, तो फिर वो कहती है कि भाई लड़का बोलता आज तो जो हवा चल रही है ना मेरे गांव की तरफ से आ रही है। लड़की कहती तेरा भी कोई गांव है क्या। कहता हाँ मेरा गांव भी है, ताइयाँ चाचियाँ हैं, माँ है, सब कुछ ही है, पर कोई काम का नहीं है, इसलिए मैंने तो बोल दिया था भी हमारे तो कोई नहीं है। तो फिर वो कहती चाहे जैसे भी है मैं तो अपने ससुराल जाऊंगी। कहती यहाँ पे मैं दिन रात लोगों के ताने सुन रही हूँ भी पहले तो इतने जने मरवा दिए इस औरत ने, और अब ये शादी करके भी यहीं पड़ी है। कहती मैं तो बिल्कुल यहाँ पे रहना नहीं चाहती, मेरे को तो मेरे घर जाना है। कहता भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहता हमारा तो कुछ है ही नहीं, मतलब कहता मैं तो झोपड़े में रहता हूँ। कहती तू चाहे कहीं मर्जी रहता हो, तू सड़क पे भी रहता हो, मैं तेरे साथ रहूंगी और अपन वहाँ चलेंगे। फिर अपनी राजकुमारी अपने पिता से कहती मैं तो ससुराल जाऊंगी। कहता इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजा तो हाथी घोड़े इतना सामान दे के राजकुमारी को इतना सामान दे के विदा करता है, मतलब जैसे होता है ना सारी दुनिया की दौलत दे के विदा करते हैं भी चलो मेरी बेटी विदा हो रही है। फिर वो जैसे ही गांव के पास पहुंचने लगते हैं अपने, तो वहाँ पे जाके लोग कहते हैं बुढ़ी माई तेरा लड़का आ गया, तेरा लड़का आ गया। कहती पहले तो करतब कर करके भगा दिया, अब कह रहे हैं लड़का आ गया। लड़का कहाँ से आ गया, वो तो कब का मर खप गया होगा, वो कब बच्चा थोड़ी हो। तो कहते नहीं नहीं तेरा लड़का आया है। फिर बुढ़ी माई जाने लगती है, तो पड़ोसन का ना दौलत देख के पड़ोसन का जी आ जाता है। कहती क्यों ना भी सारा मैं ही हड़प लूँ, मैं जाके कह देती हूँ मेरा लड़का है। तो बुढ़ी माई कहती है भी मेरा लड़का आ गया। वो जाके मिलने ही लगती है पड़ोसन आके, कहती है तो मेरा लड़का है, तेरा कहाँ से आया, तेरा तो निकल गया था, तेरा नहीं आता वापस। तो दोनों फिर बुढ़ी माई कहती नहीं मेरा है, वो कहते मेरा है। फिर वो कहते चलो जी राजा के पास न्याय के लिए चलते हैं, राजा न्याय करेगा भी लड़का किसका है। बुढ़ी माई का कि इसकी पड़ोसन का है। फिर राजा कहता भी क्या चक्कर हो गया। कहते जी ये तो उस देश की राजकुमारी है, इस लड़के के साथ ब्याह की आई है, अभी ये दोनों औरतें कह रही हैं अभी हमारा है हमारा है। तो राजा कहता है ऐसे करते हैं, लड़के को काट के आधा कर दो, दौलत भी आधी आधी दोनों में बांट दो, काम नक्की होएगा। तो फिर वो पड़ोसन कहती हाँ ये सब सिस्टम सही है, भी लड़का भी आधा कर दो और दौलत भी आधी कर दो। बुढ़ी माई कहती ना, कहती इसको आधा मत करो, इसको ही दे दो, कोई बात नहीं। कहती सामने घूमता रहेगा दिखता रहेगा, कोई बात नहीं, मेरे तो चल जाएगा। फिर राजा कहते यही न्याय है, भी इसका लड़का नहीं है, जिसने कह दिया भी आधा आधा काट लो, उसका लड़का कैसे हो सकता है। इस तरह से करके बुढ़ी माई को उसका बेटा वापस मिलता है। खूब माफिया मांगता है भी मेरे से गलती होगी माँ, भी मैंने समझा नहीं तेरा भाव। इस तरह से चौथ माता की कृपा से उसको बुढ़ी माई को उसका लड़का वापस मिल जाता है। हे चौथ माता जैसे बुढ़ी माई को उसका परिवार वापस या सारों को दे। लोटे में डालेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय।